हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेकंड ऑडियो चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज फिर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 वाला। यहाँ पर शिफ्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। शिफ्ट 2 का 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 60 तक। तो और यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 को। यहाँ पर नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस रहेगा हम लोग देखेंगे, और इसके बाद एक पार्ट और बाकी रह जाएगा, वो भी कल दोस्तों अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो वेबसाइट है geographercorner.com, इस वेबसाइट में बहुत सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दिया हूं, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप लोग जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर लिंक्स वगैरह, PDF वगैरह मिलता रहता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। So question number first 61, river regime with reference to flow refers to। तो देखिए यहाँ पर रिवर रिज्म के बारे में पूछा गया है विथ रेफरेंस टू फ्लो। तो फ्लो की अनुसार हम लोग को रिवर रिज्म की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस, तो दो सब में ही 2 करके आपका ऑप्शंस दिया गया है, यानी 2 ऑप्शंस करेक्ट होगा। तो हम लोग को एट फर्स्ट जानना पड़ेगा कि रिवर रिज्म क्या होता है, ठीक है। रिवर रिज्म दोस्त बेसिकली इसमें क्या होता है, रिवर का जो वाटर डिस्चार्ज पैटर्न होता है, वाटर डिस्चार्ज पैटर्न ऑफ ए रिवर, ठीक है, वही स्टडी किया जाता है रिवर रिज्म में। और ये स्टडी किया जाता है कितना टाइम के इसमें ड्यूरेशन में, एक कह सकते हैं कि 1 ईयर, या एनुअली या ईयरली कह सकते हैं, ईयरली इसका रिवर का जो डिस्चार्ज पैटर्न होता है, ठीक है, वो स्टडी किया जाता है। बेसिकली इसमें देखा जाता है कि कितना वेरिएशन होता है रिवर का, ठीक है, डिस्चार्ज पैटर्न में, ठीक है। हर एक रिवर का, जैसे कि आपका गंगा हो गया, देन नर्मदा हो गया, देन और भी जितने भी रिवर है, झीलम है, नर्मदा है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर का आपका रिवर रिज्म पैटर्न, डिस्चार्ज पैटर्न स्टडी किया जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होता है। और रिवर रिज्म बेसिकली बहुत सारा फैक्टर की वजह से भी इफेक्ट होता है, जैसे कि आपका मेजरली जो फैक्टर होता है, एक क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, और आपका एक हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ वगैरह, रिवर प्रॉपर्टीज़ और ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। रिवर प्रॉपर्टीज़ एंड ड्रेनेज पैटर्न की वजह से भी दोस्तों ये रिवर रिज्म का जो डिस्चार्ज पैटर्न होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है। तो फ्लो रिगार्डिंग, देखिए पैटर्न ऑफ सीजनल फ्लो ऑफ वाटर, हाँ ये स्टडी किया जाता है, ठीक है। सीजनल फ्लो कितना होता है हर एक महीने में, ठीक है, वो स्टडी किया जाता है। और रिवर्स डिफर इन देयर रिज्म ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, हाँ ये भी स्टडी किया जाता है। देन रिवर रिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकली बाय क्यूबिक्स। तो ये इसका दोस्तों ये वाला ऑप्शन हम लोग इनकरेक्ट मिला, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक पर मीटर में यहाँ पर ये इनकरेक्ट दिया गया है। इसमें क्यूबिक में यहाँ पर मैथमेटिकली कोई शो नहीं किया था है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये इसका माने ये है। तो इसके थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ये ग्राफ के थ्रू, हाइड्रोग्राफ के थ्रू, ठीक है, शो किया था। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम वगैरह। और ये देखिए, रिवर रिज्म ऑफ नर्मदा एंड झीलम आर सिमिलर। तो यहाँ पर देखिए झीलम रिवर और नर्मदा रिवर का रिवर रिज्म दोनों सिमिलर कहा गया है, ये भी इनकरेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, झीलम रिवर, देखिए झीलम रिवर एक ग्लासियर माउंटेनियस यानी हिमालयन रिवर से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, हिमालयन रिवर है। तो यहाँ पर झीलम रिवर का जो रिवर रिज्म पैटर्न होगा इसका अलग होगा, नर्मदा का अलग होगा। क्योंकि देखिए नर्मदा रिवर बेसिकली सीजनल रिवर होता है, क्योंकि यह पेनिनसुलर रिवर होता है। और इसमें पेनिनसुलर में आपको पता होगा कि सीजनली मानसून के टाइम यहाँ पर पानी रहता है मोस्ट ऑफ द रिवर में, और जो जाड़े की वक्त जब आता है, ठीक है, विंटर की सीजन में, वहाँ पर ज़्यादातर इसमें क्या कहते हैं, रिवर में पानी नहीं रहता है। लेकिन हिमालय जितने भी रिवर होता है ये बिकॉज आपको पता होगा कि यहाँ पर ग्लासियल यानी आइस, ठीक है, से ओरिजिनेट होता है, ग्लासियल ओरिजिन होता है। इसका वजह से
हर वक्त, ठीक है, हर वक्त यानी थ्रू आउट द ईयर आपका रिवर में पानी रहेगा, यानी पेरेनियल रिवर होता है। और ये जो पेनिनसुलर जो रिवर होता है वो आपका सीजनल रिवर होता है, ठीक है, सीजनल, और ये पेरेनियल, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये सिमिलर बोला गया है, तो ये सिमिलर नहीं होगा, दोनों का अलग होगा। हम लोग को 2 ऑप्शंस इनकरेक्ट मिला है, 2 ऑप्शंस करेक्ट मिला है, ए एंड बी करेक्ट मिला है। तो ये देखिए ए एंड बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने जितने भी चीज़ें आपको मैं बताया हूँ यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। रिवरिज्म क्या है, देखिए रिवरिज्म बेसिकली देखिए शो किया जाता है इसमें पैटर्न ऑफ रिवर डिस्चार्ज ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यूजुअली ये ईयर यानी एनुअली यहाँ पर शो किया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये ग्राफ है, इसको हाइड्रोग्राफ बोला जाता है, ठीक है। इसमें ड्रॉ करके हर एक रिवर का क्या कहते हैं जो रिवर रिजिम है, पैटर्न है, वो दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 फिगर दिया गया है। एक आपका ग्लासियल मेल्ट है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका ग्लासियल मेल्ट रिवर है। और देखिए ये देखिए हाई समर, सेकेंड वाला देखिए हाई समर एवोपो ट्रांसपिरेशन रिवर है ये। देन ट्रॉपिकल सीजनल है ये वाला। देन देखिए लास्ट वाला देखिए 4th स्नो मेल्ट रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिगर दिखाया जाता है, ठीक है। और देखिए रिवरिज्म देखिए इसका फैक्टर भी है, ठीक है, इफेक्ट होता है बाय मेनी फैक्टर, जैसे कि आपका क्लाइमेट, ड्रेनेज बेसिन, रिवर प्रॉपर्टीज। और रिवरिज्म देखिए ग्राफ के थ्रू शो किया जाता है, showing variations in river discharge over a year. The pattern of flow of water in a river channel over a year is known as its rhythm, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है, अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, उसमें हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। The concept of Levenshulme became popular in the discipline of political geography after the publication of, देखिए लेवेंसुलम जो कंसेप्ट है इसका आपका फ्रेडरिक रैडजल का, ठीक है, ये पॉपुलर हुआ था पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो कौन सी पब्लिकेशन की बात? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स ज्योग्राफी। इसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना है, ठीक है। ये फ्रेडरिक रैडजल का है, ठीक है। फ्रेडरिक रैडजल को मैं आपको बता दूं, ये जर्मन ज्योग्राफर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये जो इन्होंने बुक दिया था या वर्क है इनका, ये पब्लिश हुआ था 1897 में, ठीक है, याद रखिएगा 1897। और यहाँ पर देखिए इनके बारे में जितना भी की इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, एग्जाम के लिए, यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, ठीक है। देखिए फ्रेडरिक रैडजल ये जर्मन ज्योग्राफर है, और रैडजल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था डार्विन का जो थ्योरी है एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रेडरिक रैडजल, ठीक है। और इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी ये कॉइन जो दोस्तों टर्म किया था, ये कॉन्सेप्ट यानी टर्म दोस्तों इन्होंने ही दिया था फ्रेडरिक रैडजल ने। और इन्होंने बताया था यहाँ पर देखिए डिस्क्राइबिंग इट एज अ मेजर फील्ड ऑफ जियोग्राफिकल स्टडी। और इन्होंने देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसुलम दिया था, जिसको इन्होंने लिविंग स्पेस के नाम से बताया था कि स्टेट लाइक ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपको पता होगा। देन इनका देखिए 2 वॉल्यूम हैं, वर्क है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी वॉल्यूम 1 एंड एंथ्रोपोजियोग्राफी वॉल्यूम 2। तो देखिए ईयर ऑफ पब्लिकेशन फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश किया था इन्होंने 1882 में, और सेकेंड वॉल्यूम देखिए 1891 में इन्होंने पब्लिश किया था। फर्स्ट वॉल्यूम दोस्तों डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच की नेचर की है, ठीक है, और सेकेंड जो आपका वॉल्यूम है ये स्यूडो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वॉल्यूम में इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पर स्टडी किया था, देखिए फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एंथ्रोपोजियोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ मैन एंड अर्थ रिलेशनशिप, ठीक है, मैन एंड अर्थ रिलेशनशिप इन्होंने दिखाया था, स्टडी किया था, इसलिए इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। और सेकेंड जो वॉल्यूम है इसमें दोस्तों इन्होंने स्टडी किया था अबाउट द इन्फ्लुएंस
ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट, मैन का यानी इंसान का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है, वही चीज़ें इन्होंने स्टडी किया था, इसलिए इसको स्यूडो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। और इनका जो वर्क है पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स ज्योग्राफी 1897 में इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको लगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हु इज यूजुअली गिवन द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ द आइडिया दैट देयर वाज एन आइस एज ड्यूरिंग व्हिच आइस शीट्स कवर्ड मच ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक स्कॉलर था, ठीक है, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था, एक आइडिया दिया था कि आइस एज में नॉर्दर्न यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो उसका देखिए बहुत सारा पोर्शंस, ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शंस कवर था आइस शीट से, ठीक है। ये जो आइडिया दिया था, ठीक है, आइडिया बेसिकली किसने दिया था, और यहाँ पर देखिए इसका ये जो आइडिया दिया था और क्रेडिट किसको दिया जाता है, ठीक है, इस आइडिया का बेसिकली यही पूछा गया है, क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ द आइडिया, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसका आंसर हो जाएगा एगासिज, लुइस एगासिज को इसका क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। इनका जो कंसेप्ट देखिए आइडिया है वो है कॉन्टिनेंटल ग्लासिएशन, ठीक है, जो कि 1840 में दिया था, 1800। तो ये रहा आपका 63 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द एविडेंस ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। तो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट की एविडेंस कौन सी एरा में मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को, देखिए डिफरेंट पीरियड दिया गया है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्लेयोलिथिक पीरियड दिया गया है एडवांस्ड, देन ब्रॉन्ज एज पीरियड, न्योलिथिक पीरियड, देन क्लासिकल एरा पीरियड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड में दोस्तों सेटल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज शुरू हुआ था, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है यहाँ से शुरू हुआ है, और इसके वजह से परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट भी यहाँ शुरू हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पर टाइमलाइन न्योलिथिक पीरियड का 7000 BC से लेके, ये कभी कभार डिफरेंट किताब में यहाँ पर 6000 BC भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, BC या BCE, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, दोनों ही एक है, 7000 या 6000 BC से लेके 1000 BC तक, ठीक है। इस एरा में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज शुरू हुआ था, इसके वजह से परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट भी शुरू हुआ। तो यहाँ पर न्योलिथिक एज के बारे में दिया गया है, जो कि इसका माने है न्यू स्टोन एज, ठीक है, और इसका टाइमलाइन भी दिया गया है स्पैंड। तो यहाँ पर 7000 BC से लेकर 1000 BC दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए डिफरेंट पीरियड का टाइमलाइन भी दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए लिस्ट अगर दे दे, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो याद रखिएगा ये सब टाइमलाइन भी प्लेयोलिथिक पीरियड कब से कब तक है, मेसोलिथिक कब से कब तक है, न्योलिथिक कब से कब तक है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर असर्शन रीजन दिया गया है, हम लोग को देखना पड़ेगा। असर्शन में देखिए क्या दिया गया है, असर्शन Among the states of India, Madhya Pradesh recorded highest percentage of scheduled tribe population in census 2011। तो असर्शन में दिया गया है, बोला गया है कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है सबसे ज़्यादा परसेंटेज है शेड्यूल्ड ट्राइब का मध्य प्रदेश स्टेट में, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग को पता है मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, और मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब वाला, ठीक है, एसटी वाला। एसटी पॉपुलेशन सबसे हाई है यहाँ पर, लेकिन परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज आपका मध्य प्रदेश में 17% है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 94-98 करीब दोस्तों यहाँ पर मिजोरम में आपका ये है, ठीक है, 94%, ठीक है, 94% आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है इंडिया में वो है मिजोरम में, और सबसे
नंबर में, ठीक है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या कहेंगे, एसटी पॉपुलेशन अगर कहेंगे तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, अराउंड 152 लाख, ठीक है, 152 लाख पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। ऐसे रीजन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश इन इज होगा, ये इज लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया डोमिनेटेड बाय लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट विथ लीस्ट रोड कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये भी सही है क्योंकि फॉरेस्ट कवर भी कवर आपको पता होगा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट पर यह है फॉरेस्ट कवर, और आपका रोड कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी भी कम होगा, ठीक है, कम है। तो ये आपका स्टेटमेंट, रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये इज इनकरेक्ट होगा, डी होगा, 4 नंबर होगा, ये इज नॉट करेक्ट एंड ये आर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ये टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की वाइज दिए गए हैं और ये परसेंटेज की वाइज, ठीक है। परसेंटेज वाइज आपका मिजोरम सबसे ज़्यादा, देखिए 94.4% आपका पॉपुलेशन है आपका मिजोरम में, और टोटल अगर पॉपुलेशन देखें तो नंबर में 10.36 लाख। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखिए नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर है मध्य प्रदेश में 152.3 लाख, ठीक है। लेकिन परसेंटेज अगर टोटल पॉपुलेशन से परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा 14.70, ठीक है। और मिजोरम का देखिए 94.4%। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स वगैरह हैं, जैसे कि मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब स्टेट में सबसे ज़्यादा आपको ये मिलेगा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, ये सब में आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ एसटी पॉपुलेशन मिलेगा, परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज वाइज में मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में, और नंबर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह होगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66। तो फटाफट हम लोग मैच करा लेते हैं। और कल्चरल ज्योग्राफी से इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी दिया था, सेकंड शिफ्ट में भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सब टर्म वगैरह याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं शिफ्ट 1 में भी आया था, नेक्स्ट शिफ्ट में भी आया है, अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल्चरल ज्योग्राफी के लिए। तो देखिए कल्चर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए स्पेशलाइज्ड बिहेवियरल पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग एंड एडेप्टेशन ऑफ ए ग्रुप। देन कल्चरल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कल्चर ट्रेट्स दैट आर फंक्शनली इंटररिलेटेड। कल्चरल रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज area that is distinct from surrounding areas in specific characteristics, ठीक है। कल्चरल यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है, कल्चरल इंटीग्रेशन एक ही ऑप्शंस बाकी है, वो है फॉर इंटरलॉकिंग नेचर ऑफ ए सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल सबसिस्टम, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 on 2 4, ओके। ये सब याद रखिएगा, कल्चरल टर्म वगैरह कौन सी चीज़ को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह याद रखिएगा, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1 फिर से, तो फटाफट मैच कर लेते हैं। लिस्ट 1 में है रिवर्स एंड लिस्ट 2 में है टाइप्स ऑफ डेल्टा। तो रिवर्स और डेल्टा हम लोग मैच करा लेते हैं। मिसिसिपी, ये आप लोगों को पता होगा, ये बर्ड फूड है, ठीक है, बर्ड फूड टाइप ऑफ आपका डेल्टा है ये। देन आपका हो जाए गंगा आर्क्वेट, ये भी आपको पता होगा। नर्मदा एस्टुराइन एंड टाइबर, ठीक है, ये हो जाएगा कास्पेट, एक ही तो बाकी है ऑप्शन नंबर 3। तो क्या हो गया,
2143 ऑप्शन नंबर सी पे यानी 3 पे है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डेल्टा से। ठीक है, मिसिसिपी टाइप कौन सा डेल्टा होगा, गंगा का कौन सा डेल्टा है, ये सब याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क्स आर लैंडफॉर्म ऑफ, तो शार्क कौन सी लैंडफॉर्म के अंडर आता है? देखिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में। जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर देखिए। ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी सेकंड पार्ट बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग टोटल जो हमने बोला था कि 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो शार्क्स आ जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म में। ठीक है, तो देखिए ये याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स कौन सा होता है आपका? कॉन्टिनेंट्स, ओशियन बेसिन्स। सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स होता है माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, फॉल्स, रिफ्ट वैलीज वगैरह। थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स आपका डिपोजिशनल एंड इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स होता है, रनिंग वाटर का, ग्राउंड वाटर, सी वेव्स, विंड, ग्लेशियल एक्टिविटीज़, ये सब का जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है, ठीक है, वो थर्ड ऑर्डर में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज नोन एज फॉसिल वाटर? फॉसिल वाटर नाम से कौन सी वाटर को जाना जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट कॉर्नेट वाटर, सेकेंड मेटेओरिक वाटर, थर्ड प्लूटोनिक वाटर एंड जुवेनाइल वाटर लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉर्नेट वाटर। तो फॉसिल वाटर अगर जान लेंगे तो कॉर्नेट वाटर भी ऑटोमेटिक जान लेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। तो फॉसिल वाटर क्या है? फॉसिल वाटर दोस्तों एक ट्रैप्ड वाटर है जो फंस के रह जाता है अंडरग्राउंड। ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, याद रखिएगा, अंडरग्राउंड वाटर जो कि इम्परमिएबल जो रॉक होता है, इम्परमिएबल रॉक्स जहाँ पर पोर्स वगैरह नहीं रहता है, उसका अंदर नीचे, ठीक है, ये दब के रह जाता है, फंस के रह जाता है, उस वाटर को बोला जाता है फॉसिल वाटर, जो कि ओवर द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर ही रहता है। ठीक है, अंडर द प्रेशर। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? फॉसिल वाटर। ये बेसिकली कास्ट रीजन में मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो फॉसिल वाटर कौन सी वाटर को नाम से जाना जाता है? वो है कॉर्नेट वाटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा यूफार वगैरह क्या सब है और कौन सी। देखिए यहाँ पर टाइमलाइन भी दिया गया है, कितने ईयर्स तक रहता है। देखो, मोस्ट फॉसिल वाटर्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन इनफिल्ट्रेटेड 10,000 to 40,000 ईयर्स एगो और विद इन द होलोसीन और प्लेस्टोसीन पीरियड। ठीक है, तो देख सकते हैं कौन सी पीरियड में यहाँ पर ट्रैप होता है अंडरग्राउंड। तो यहाँ पर कॉर्नेट वाटर भी दिया गया है। ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों। और ये मेटोरिक वाटर कौन सा है? तो ये भी देखिए, ये मेटोरिक वाटर इज़ द वाटर डिराइव फ्रॉम द प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन से जो आता है, ठीक है, बेसिकली स्नो एंड रेन फॉर्म में, ठीक है, उसको बोला जाता है मेटोरिक वाटर। ठीक है, जुवेनाइल वाटर क्या है? ये आपका न्यू वाटर दैट इज इन और ड्राइव फ्रॉम मटेरियल्स डीप विद इन द अर्थ एंड हैज़ नॉट प्रीवियसली अपीयर्ड ऑन द एट द सरफेस अर्थ सरफेस और सर्कुलेटेड एट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बेसिकली एक न्यू वाटर होता है, जुवेनाइल वाटर। ठीक है, आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा कॉर्नेट वाटर क्या है, मेटोरिक वाटर क्या है, जुवेनाइल वाटर क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइंस हैव देयर एसोसिएशन विद द जिप्सम? तो जिप्सम के साथ कौन सी आपका माइनिंग सेंटर एसोसिएटेड है? बेसिकली यही हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, यानी 5 माइनिंग सेंटर दिया गया है। तो कौन सा जिप्सम के साथ एसोसिएटेड है, बेसिकली वही देखना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट नगौर है, सेकेंड लिपिन बोरो है, देन वदवा है, गगीद है, देन आपका जसमार। तो 5 ऑप्शन के अंदर 3 हम लोग को मिलेगा करेक्ट, क्योंकि हर एक ऑप्शन में, हर एक आंसर में 3-3 करके ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी 3 ही करेक्ट होगा। तो नगौर हो जाएगा इसका आंसर, देन वदवा हो जाएगा, देन आपका जसमार हो जाएगा। ये तीनों जगह दोस्तों, ये माइनिंग सेंटर आपका जिप्सम से एसोसिएटेड है और तीनों आपका राजस्थान से बिलोंग रखता है। ठीक है,
बिलोंगिंग है राजस्थान। और दो जो बाकी रहा लिपिन बोरो एंड आपका गगीद, ये आपका दोनों झारखंड से हैं, ठीक है, झारखंड। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, सी एंड ई ओनली। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जिप्सम माइनिंग होता है आपका बर्मर, बीकानेर, जैसलमेर एंड श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द थर्ड डिजर्ट रीजन ऑफ द राजस्थान। और भी होता है जैसे कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, देन बदवासी है, देन जसमार है, ये सब रीजन में भी फेमस है फॉर द जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, यहाँ पर सिंबल पूछा गया है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस हैज़ नॉट बीन रिप्रेजेंटेड बाय करेक्ट सिंबल। तो करेक्ट सिंबल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, यानी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, वही हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नियोन, NE, इसका सिंबल सही है। हीलियम का भी सही है, HE आपका, ये देखिए स्मॉल में है, H कैपिटल में है, E स्मॉल में, ये सही है। नाइट्रस ऑक्साइड, दोस्तों इसका दोस्तों ऑप्शन इनकरेक्ट होगा क्योंकि N2O होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर NO दिया गया है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को इसमें से सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट मिला है। देन देखिए क्रिप्टोन, KR दोनों ही देखिए कैपिटल में दिया गया है, K एंड R। ये KR इस तरीके से होगा, K एंड R स्मॉल में होगा, तब आपका इसका आंसर जो सो यानी सिंबल करेक्ट होगा। तो ये भी इनकरेक्ट मिला गया है, तो हम लोग को इनकरेक्ट वाला ही बोला गया है, कौन सा करेक्ट सिंबल नहीं है बेसिकली वही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो हम लोग मिला है C एंड D। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल लेके आया हूँ जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब सिंबल और भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में, तो याद रखिएगा। नियोन जैसे कि NE, ठीक है, ये सही है। हीलियम HE, नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाएगा N2O, क्रिप्टोन का हो जाएगा KR, नाइट्रोजन N2 हो जाएगा, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये तो आपको 2 बार हो गया, सॉरी, यहाँ पर ऊपर भी है तो है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड 2 बार हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, एक बार ही लिखिएगा आप लोग। तो सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट में है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सब देखिए सिंबल वगैरह याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार पूछा गया है तो आप कमिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखिए यहाँ पर सिंबल वगैरह कौन याद रखता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बस फुल फॉर्म याद रखते हैं और सिंबल भी याद रखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर स्मॉल एंड कैपिटल दे दिया गया है, इतना तो ख्याल नहीं रखते ना, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा अभी, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन सा ऑप्शंस में 4 देखिए 5 स्टेटमेंट दिया गया है, 5 स्टेटमेंट से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, यानी प्रॉपर्टीज नहीं है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, वही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट ये देखिए, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, सही है। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। R लाइज बिटवीन -1 प्लस पॉजिटिव यानी +1, ये भी सही है। यानी कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो आपका स्केल का रेंज है वो -1 से लेके +1 तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देन देखिए डी में देखिए R इज इक्वल टू +1 इंडिकेट्स ए परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये परफेक्टली नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव है तो ये परफेक्टली आपका पॉजिटिव होगा, इसका आंसर आपका गलत दिया गया है ऑप्शंस। देन ई में देखिए R इज इक्वल टू -1 दिया गया है, इंडिकेट्स ए परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ये भी इनकरेक्ट है। ये तो जहाँ पर माइनस है वो तो नेगेटिव होगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था बेसिकली यहाँ पर, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा, डी एंड ई। तो डी एंड ई देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट याद रखिएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट बेसिकली कौन सी चीज़ के लिए यूज होता है मैं आपको बता दूं। देखिए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये टेक्निक बेसिकली यूज होता है दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स वही देखता है, वही चीज़ को स्टडी करते हैं हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका वैल्यू जो मैंने बताया, वैल्यू ऑफ रेंज -1 से लेके +1 तक होता है, ठीक है, या +1 से लेके -1 तक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73। तो दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला है बेसिकली ये फार्मूला यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइप किए थे वो नहीं लिया गया है, तो ये इमेज फॉर्म में नीचे दे दिया गया, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। Who among the following scholars applied the formula? ये फार्मूला देखिए कौन सा फार्मूला ये है। तो PI इज इक्वल टू आपका y डिवाइडेड बाई YN डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई TN, ठीक है। और PI इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, y देखिए y क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप्स इन यूनिट एरिया, YN क्या है, total production of the same selected crops in the country, T is equal to क्या है, total cropped area of the unit, TN क्या है, total cropped area in the country for measuring agricultural productivity। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को डराने के लिए। ये हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। तो देखिए ये बेसिकली पूछा गया है क्वेश्चन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स दिया गया है ये वाला फार्मूला किसने दिए हैं, बेसिकली यही पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर एनटीए जो दिए हैं, आई थिंक साफ़ी ने इसका आंसर साफ़ी दिया गया है एनटीए की तरफ से, लेकिन ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनडी, ठीक है, NAD होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 NAD होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फार्मूला देख के आप लोग घबराए मत, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है, आई थिंक 3rd टाइम ये आया था, ठीक है, इस बार तो 2 बार पहले आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। Northward slopes remain forested in mountainous areas due to, देखिए माउंटेनियस एरिया में नॉर्थवर्ड जो स्लोप होता है वो फॉरेस्टेड रहता है, इसका कारण क्या है, बेसिकली रीजन पूछा गया है। तो 4 रीजन दिया गया, देखिए रेडिएशन इंटेंसिटी, सेंसिबल हीट, डिफ्यूजन ऑफ हीट एंड रिले स्कैटरिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। जो आपका रेडिएशन आ रहा है, हीट आ रहा है, इसका सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, उसके वजह से ये नॉर्थवर्ड स्लोप में ज़्यादा आपका सूरज का जो किरण होता है यानी सनरेज होता है मिलता है, अवेलेबल रहता है, इसके लिए यहाँ पर नॉर्थवर्ड स्लोप में फॉरेस्टेड होता है, और साउथवर्ड स्लोप में, ठीक है, वो इतना फॉरेस्टेड नहीं रहता है जितना नॉर्थवर्ड स्लोप में होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रेडिएशन इंटेंसिटी की वजह से होता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1 में है स्पेक्ट्रल बैंड एंड लिस्ट 2 में है प्रिंसिपल एप्लीकेशंस। तो कौन सी बैंड में कौन सा एप्लीकेशन होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन दिया गया है GIS एंड रिमोट सेंसिंग से। तो हम लोग देख लेते हैं स्पेक्ट्रल बैंड से कौन सा एप्लीकेशंस मैच होता है, ठीक है। तो ब्लू हो जाएगा आपका कोस्टल मैपिंग, ठीक है, ब्लू रीजन या कोस्टल मैपिंग यानी वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। देन आपका ग्रीन क्या हो जाएगा, वेजिटेशन, ठीक है। कलर वाइज आप याद रख सकते हैं कि वेजिटेशन के कलर कौन सा है, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। तो वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन की एप्लीकेशन में आपका ये कलर यूज होता है, स्पेक्ट्रल बैंड यूज होता है। देन रेड हो जाएगा आपका, देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग सोइल फ्रॉम वेजिटेशन, ठीक है। और थर्मल हो जाएगा वेजिटेशन स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3421 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। When a manufacturing firms locates very close to its raw material suppliers or to supplying finished products
इट इज़ टर्म एज, जब कोई फार्म्स, क्वेश्चन में पूछा गया है जब कोई फार्म या इंडस्ट्री, ठीक है, फार्म या इंडस्ट्री लोकेट होता है आइदर आपका रॉ मटेरियल सप्लायर की करीब में, रॉ मटेरियल सप्लायर के करीब में, या नहीं तो फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए और रॉ मटेरियल लेने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन सी टर्म से जाना जाता है? इट इज़ टर्म एज अर्बनाइज्ड इकोनॉमीज़, इंटरनल इकोनॉमीज़, मार्केटिंग इकोनॉमीज़ और लोकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 77। द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफिक वाज क्वाइंड बाय रैडजेल इन हिज वर्क। तो एंथ्रोपोजियोग्राफिक ये जो टर्म है रैडजेल ने दिया था, मैंने आपको पहले ही इसी लेक्चर में बताया, ठीक है। और ये बेसिकली मैन एंड नेचर की स्टडी करने के लिए ये इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। और एंथ्रोपोजियोग्राफी का 2 वॉल्यूम है, मैंने आपको बताया, ठीक है। एक आपका वॉल्यूम 1 है और सेकेंड वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में इन्होंने मैन एंड आर सरफेस का स्टडी किया, ठीक है, जिसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोला जाता है, जहाँ पर नेचर जो है सुप्रीम होता है। और सेकेंड जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्यूडो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पर इन्होंने स्टडी किया था इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन नेचर, ठीक है। नेचर के ऊपर मैन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इन्होंने वॉल्यूम 2 में स्टडी किया, ठीक है। तो ये इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टडी ऑफ हार्मोनियस रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर, ठीक है। मैन एंड नेचर की जो हार्मोनियस रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन, यही स्टडी इन्होंने किया था एंथ्रोपोजियोग्राफिक ये आपका वर्क में इन्होंने। तो इनका जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एंथ्रोपोजियोग्राफी, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ हार्मोनियस रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ मैन एंड नेचर, ओके। तो इसका यहाँ पर एक स्लाइड फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। अगर पहली बार मैंने जब दिखाया था, अगर नहीं लिए हैं इसका स्क्रीनशॉट, तो इसका ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। जैसे कि लेवेंसरूम कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और फ्रेडरिक रैडजेल कौन सा स्कूल से बिलोंग करता है, जर्मन जोग्राफर है या ब्रिटिश है या अमेरिकन स्कूल से बिलोंग करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इनका जो बुक है ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर की पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है, की पॉइंट्स याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 78। ये बेसिकली पूछा गया है क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। तो देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ। तो ग्राफ में देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा मीडियन वैल्यू, ठीक है, 40, 60, 80 एंड 100 दिया गया है। तो इसमें देखिए मीडियन वैल्यू कौन सा होगा, तो मीडियन वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो ओजाइव कर्व है, ठीक है, यहाँ पर एक ओजाइव कर्व जा रहा है और यहाँ पर एक ओजाइव कर्व जा रहा है, ठीक है। दोनों ओजाइव कर्व जहाँ पर मीट होगा, मीटिंग पॉइंट यहाँ पर देखिए मीट हो रहा है, तो मीटिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा, ठीक है, जहाँ पर नीचे देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर जाके मीट हो रहा है, देखिए 60 में, जहाँ पर जाकर मीट होगा उसी वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, मीडियन वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कौन सा है, 60 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं था, डायरेक्ट फिगर देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को कि इसका जो है मीडियन वैल्यू 60 है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर मीडियन के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका लेस ओजाइव कर्व है, ये आपका ग्रेटर ओजाइव कर्व है, यहाँ पर जाकर मीट हो रहा है, जहाँ पर मीटिंग हो रहा है वही है मीडियन वैल्यू, ठीक है। बेसिकली इस फिगर में यही दिखाया गया है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल मैप स्केल्स वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडी of the details of geographic features in the landscape of farming community। तो फार्मिंग कम्युनिटी की जियोग्राफिक फीचर्स को स्टडी करने के लिए कौन सी मैप इसके लिए यूज़ करेंगे, सबसे बढ़िया रहने वाला है, ठीक है, मोस्ट यूजफुल फॉर स्टडी दी जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द
फार्मिंग कम्युनिटी लैंडस्केप। तो दोस्तों इसका देखिए आंसर क्या कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1:30 लाख है, सेकेंड में 1:10 लाख, 1:10,000 एंड फोर्थ में देखिए 1:1,25,000 है। तो दोस्तों इसका देखिए आंसर मैं बताने से पहले आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये फार्मिंग कम्युनिटी जो है, ये पर्टिकुलर एक फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये कितना एरिया होगा, ज़्यादा नहीं होगा, स्मॉल एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्मॉल एरिया स्टडी करने के लिए हम लोग को लेना पड़ता है लार्ज स्केल मैप, ठीक है, लार्ज स्केल मैप याद रखिएगा, लार्ज स्केल मैप लेना पड़ता है स्मॉल एरिया स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लार्ज स्केल मैप कौन सा है, ठीक है, लार्ज स्केल मैप याद रखिएगा सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर छोटा मतलब कम डिजिट जो है उसको मैं छोटा कह रहा हूँ, लेकिन ये लार्ज स्केल मैप है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली छोटा वो ये है, छोटा स्केल ये है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लार्ज स्केल मैप कौन सा हो जाएगा, 1:10,000, ठीक है, 1:10,000 हो जाएगा। ये बेसिकली कैडेस्ट्रल मैप, ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप स्केल होता है, ठीक है, कैडेस्ट्रियल। देन ये हो जाएगा आपका टोपोग्राफिकल मैप स्केल, देन ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड मैप्स, देन बाकी जो रहा वो है एटलस मैप। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 1:10,000, ठीक है। ये आपका देख लीजिएगा 1:10,000 हो जाएगा कैडेस्ट्रियल मैप, 1:1,25,000 टोपोग्राफिकल मैप, देन वर्ल्ड मैप 10 लाख, देन 30 लाख वाला हो जाएगा एटलस मैप। ओके, तो ये देखिए बेसिकली ये चीज़ें, दोनों चीज़ें याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। लार्ज स्केल मैप देखिए, लार्ज स्केल मैप्स आर ड्रॉन टू शो स्मॉल एरियाज, जैसे कि विलेज मैप यहाँ पर दिया था फार्मिंग कम्युनिटी दिखाने के लिए, ठीक है, फार्मिंग कम्युनिटी का क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में फार्मिंग कम्युनिटी पूछा गया था, ठीक है। तो एक स्मॉल एरिया दिखाने के लिए हम लोग लार्ज स्केल मैप यूज करते हैं। लार्ज स्केल मैप कौन सा होता है, कैडेस्ट्रल मैप होता है, टोपोग्राफिकल मैप होता है। कैडेस्ट्रल मैप का स्केल जो होता है देखिए 1:500 से लेके 1:10,000 तक रेंज होता है, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप देख लीजिए, टोपोग्राफिकल का 1:2,50,000, देन सबसे छोटा जो होगा वैल्यू वो है 25,000, ठीक है। और स्मॉल स्केल का देखिए वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, ये स्मॉल स्केल इसलिए, और स्मॉल स्केल में हम लोग यहाँ पर ये लार्ज नहीं है, ये स्मॉल होगा, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप्स आर ड्रॉन टू शो लार्ज एरियाज, ठीक है। स्मॉल स्केल क्यों यूज करते हैं हम लोग, लार्ज एरिया दिखाने के लिए, जैसे कि आपका कॉन्टिनेंट्स वगैरह, नेशंस वगैरह यानी कंट्री वगैरह दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं। तो वॉल मैप्स का देखिए स्केल कौन सा हो जाएगा, 1:10 लाख। एटलस का वार भी आपका छोटा होगा, देखिए 1:30 लाख हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप, ठीक है। और स्मॉल स्केल मैप के अंदर कौन सा मैप आता है, लार्ज स्केल मैप में कौन सा स्केल आता है, यानी सॉरी मैप आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो लार्ज स्केल दिया गया है, ये लार्ज स्केल यहाँ पर लार्ज वाला स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गलती से लार्ज दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं क्या पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। देखिए यहाँ पर असर्शन रीजन दिया गया है, असर्शन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 डेटा, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अकाउंट्स फॉर 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर स्प्रेड लार्जली इन फॉरेस्टेड एंड हिली रीजन्स। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट्स कि इंडिया की देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेटा 8.6% ही है, ठीक है। और ये अगर फिगर में देखें तो 10.43 करोड़ है, ठीक है, पॉपुलेशन टोटल इंडिया में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेटा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और बेसिकली फॉरेस्टेड एंड हिली रीजन में इन लोग जो आदिवासी लोग होता है वो रहता है, ठीक है। देन देखिए रीजन क्या है, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज आर प्रिमिटिव ट्रेड्स, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो इकोनॉमिकली ये लोग बैकवर्ड रहता है, प्रिमिटिव कल्चर्स, ट्रेड्स वगैरह आदिवासी का जो होता है, ठीक है, बाहर रहना, बाहर का मतलब लकड़ी वगैरह जुगाड़ करके खाना पकाना, वो लोग तो गैस वगैरह यूज नहीं करते, तो प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन रहते हैं, यानी मेन जो
मेन स्ट्रीम जैसे कि हम लोग रहते हैं, स्टडी करते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो लोग नहीं आते हैं, वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी वो अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है वो लोग। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी सही है, ठीक है। तो ये आपका देखिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं जाते जाते आप लोग एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स से ज़रूर सब आंसर दीजिएगा। तो रिसेंटली, ठीक है, जो प्रेसिडेंट चुना गया है यानी इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, प्लस उनका नाम क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं रिसेंटली जुलाई 2022 में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है उनका नाम और कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।